अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे हम आज मुस्लिम लीग नवाज के चाहने वाले जिस तकरीर के बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आज वही तकरीर सुन ली है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के ताहयात रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक तवील तकरीर की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश की। लेकिन याद रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि हमारी जंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नहीं है, उनके ख़िलाफ़ मुकाबला नहीं है, वो लोग जो इमरान खान को लाए हैं उनके ख़िलाफ़ है। अब मुस्लिम लीग नवाज के जो सपोर्टर हैं उनका ये कहना है कि ये एक वाज़े एक कॉल है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक कॉल है, और जो मुस्लिम लीग नवाज का नज़रियाती विंग है वो एक बार फिर सामने आ गया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत वक्त के कहने वालों का है कि चाहने वालों का है और उनके नुमाइंदों का कहना है, शिबली फराज साहब का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई नई बात नहीं की। 2018 में भी वही बयानिया सुनने को मिलता था और इस बार भी मुस्लिम लीग नवाज ने अपने सपोर्टर्स को मायूस किया है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर साहब और तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। शहजाद चौधरी साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, ये जो बात PTI गवर्नमेंट कर रही है कि जी वही पुराने नैरेटिव्स और इस तरह का बयानिया जो है वो शायद जो एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, एक एंटी पाकिस्तान बयानिया है, उसको बेनिफिट करेगा, जबकि नून लीग वालों का कहना है कि जी जो वाज़े तनकीद होती है, तामीरी तनकीद होती है, उसको प्लीज़ इस तरह की साजिशों से मत जोड़ें। किस तरह देखते हैं जनाब? मैं तो PTI से इसलिए एग्री नहीं करूंगा क्योंकि देखिए, हमें हर वो स्टेटमेंट, हर वो बयान किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना पड़ता है। 2018 का जो कॉन्टेक्स्ट था, तनाजुर था, वो मुख्तलिफ था। 2020 का जो तनाजुर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन दोनों को इस तरीके पे या इस पैमाने पे नापा जा सकता है कि बिल्कुल एक ही जैसे बयान है। ये नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि 2020 के जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो जो 2018 के बाद उन पर मुश्किलात आई और वो जेल में भी रहे, और जेल से फिर निकल के जब गए तो उसके बाद फिर वो भी एक इनके ऊपर एक तरह से उसके ऊपर भी बहुत सारा एक कहानियाँ बनी, नैरेटिव बना कि शायद किसकी सपोर्ट के साथ गए, किसने इजाज़त दी, या खुद से चले गए, किस तरीके से चले गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों का असर कोई ख़ास मुझे नवाज शरीफ साहब की सोच पे नहीं लगा। दूसरी बात, मैं नवाज शरीफ साहब की स्पीच को पहली बात तो ये कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी स्पीच थी। आई थिंक ये वो स्पीच है जो कि चंद उसूलों को तय करती है और उन्होंने उन उसूलों को दोहराया। ये तो बिल्कुल सही मेरे ख्याल में किसी भी अगर पॉलिटिकल लीडर है तो उसको ये बात ऐसे करनी चाहिए कि फौज का काम सियासत में दखल अंदाजी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और एक नजरिया है और एक सोच है, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा आइन भी यही कहता है। दूसरी बात, ठीक है, इस आइन, इस तजर्बे के बाद अलबत्ता 2018 में जब ये नई हुकूमत आई और इसके फिर जब नई हुकूमत ने अपना काम शुरू किया, तो कहीं ना कहीं पे ये सोच गालिब आई कि इस हुकूमत के साथ शायद एक डिफरेंट मॉडल आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ, जिसके अंदर के बजाय इसके कि आप अपने मुल्क की फ़ौज के साथ आप माथा लगाएं या आप एक कन्फ्रंटेशन करें, तो अगर इस फौज अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं, जी करें शहजाद साहब, सॉरी, करें बात मुकम्मल जनाब, बिल्कुल करें। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर तो वो ये वाला मॉडल जो है, ये हमने दो हुकूमतों में करके देख लिया, काम नहीं बना उससे, तो फिर ये वाला जो मॉडल है अगर इसको ट्राई किया जाए और बन गया वो मॉडल, चाहे वो प्लान था या नहीं था या कि जो भी हुआ, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये मॉडल अब चल रहा है, इसको मुश्तरा के नाम दिए गए। ये तो एक साइड हो गई बात की। दूसरी बात, जहां तक जो मिसिंग चीज थी, जो मिसिंग चीज थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब को जब ये 3 मरतबा हुकूमत मिली, 15 साल वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के, उससे पहले वज़ीर आला भी रहे, तो ये बताना चाहिए था कि वो एज ए लीडर, लीडर ऑफ द मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इतना तो बेनज़ीर भुट्टो को टाइम नहीं मिला था। तो इस पार्टी की लीडरशिप के अंदर वो क्या गलतियां हुई उनसे कि वो उस किस्म की जमहूरियत और उस किस्म की सियासत नहीं कर पाए जो कि आज उनको तंग करती है। तो मेरी नज़र में उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी थी उनकी तकरीर में,
कुछ चीज़ें जाहिर है कि अपनी गलतियां तो नहीं मानेंगे, लेकिन अपने ही मुल्क की फौज के साथ कन्फ्रंटेशन करके सियासत, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक मुनासिब है या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो 4 तकरीरें पहले मैंने सुनी, जो मेन लीडर्स, जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे, आई थिंक ईच हैड अ वेरी क्लियर डायरेक्टेड पॉलिटिकल पर्पस, और उन्होंने हर एक ने अपना अपना पॉलिटिकल पर्पस इस्तेमाल किया। अब नवाज शरीफ साहब के जो दुश्मन है या उनकी जो अपोजिंग साइड है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है नवाज शरीफ साहब की, वो उनकी तकरीर को उस तरीके से इस्तेमाल करेगी जिसमें उनके बहुत सारे नेगेटिव्स उभर के सामने आएंगे। जी ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया, कहा कि जी तारीख से सीखें, लेकिन जो अभी शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे उसको सामने रखते हुए जनाब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को ख़ुद एहतसाबी भी करनी चाहिए कि अगर आपके 3 अदवार रहे और उसमें उन्होंने कई बातें की, करप्शन की बात की, उन्होंने सियासी मुखालफिन की परसिक्यूशन की बात की, नैब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की, इन तमाम नुकात को देखते हुए सर, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों के कसूरवार नहीं थे? और ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन में क्या सियासी अनासर को भी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं मज़हर साहब? शुक्रिया असद और इफ्तिखार। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने ये बड़ा बेहतर फैसला किया कि कल जिस तरह उनके एडवाइज़र्स जो है वो बातें कर रहे थे कि कानून अपना रास्ता लेगा, पैमरा के कवानीन अपना रास्ता लेंगे और मियां नवाज शरीफ की तकरीर को नहीं ऑन एयर करने दिया जाएगा, तो आज का जो फैसला था वो बड़ा मुनासिब फैसला था। उससे गवर्नमेंट नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर जाती है, ग्रेस शो करती है। लेकिन वही एडवाइज़र जो कल ये एडवाइस कर रहे थे, आज उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज वो आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे थे, आज वही एडवाइज़र आज़ादी इज़हार की बात कर रहे थे। लेकिन साथ में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की तकरीर जो है वो ऑन एयर चैनल्स ने नहीं की। ये मेरी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ और उनकी तकरीर के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, मियां नवाज शरीफ की तकरीरों में बाद इससे म्यूट कर दिए गए, समझ में आने वाली बात है, इतना भी दिखा दिया, ये बड़ी बात है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, उसमें गवर्नमेंट नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर जाती है। दूसरी बात, जो कंटेंट ऑफ द स्पीच है मियां नवाज शरीफ की, देखिए इसके 2 हिस्से हैं। उनका पहला हिस्सा जो था वो सियासत में हमारे यहाँ जो मुदाखलत होती रही है वो बिल्कुल दुरुस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती रही है, पाकिस्तान में जमातें तोड़ी भी गई हैं, तकसीम भी की गई हैं, ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। 2018 का इलेक्शन कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती अगर कुछ चीज़ें नहीं होती। कराची के नताइज आप देख लें, कराची के नताइज पे बड़े सीरियस क्वेश्चन है। उससे पहले जो कुछ हुआ 2016 से 2018 तक कराची में, उसकी पॉलिटिक्स को अगर आप देख लें कि दबाव जो रहा, बिल्कुल इसी तरह पंजाब में जनूबी पंजाब महाज और PMLQ और इनका बनना और फिर इनके साथ जोड़ना, इसी तरह बलूचिस्तान जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि बलूचिस्तान में जिस तरह, तो वो सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं। तो उसको जो वो बात कह रहे हैं कि स्टेट अबव द स्टेट, पहले हम स्टेट विद इन द स्टेट कहते थे, अब स्टेट अबव द स्टेट का जो टर्म यूज़ की उन्होंने, वो नज़र आता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस भी रहता है, अंडर प्रेशर भी रहता है, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन जिस तरह अभी शहजाद साहब कह रहे थे, तो आपने फिर जब बरसर इख्तिदार थे तो आपने इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया? कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आपने कराए, चाहे वो आपकी पहली गवर्नमेंट हो, दूसरी गवर्नमेंट हो, तीसरी गवर्नमेंट हो। पहली 2 गवर्नमेंट्स तो उन्हीं साजिशों का हिस्सा रही जिन साजिशों का हिस्सा मियाँ साहब खुद भी रहे, और जो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियाँ साहब ने एडमिट किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए। लेकिन पिछले हम 2 अदवार देखें, पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का भी। पीपल्स पार्टी के अदवार में हम फिर देखते हैं 18वीं तरमीम का बनना, बहुत सी चीज़ें जो है वो चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ गई। लेकिन जब 18वीं तरमीम की हम बात करते हैं, जरदारी साहब बात करते हैं, तो अगेन 18वीं तरमीम में ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो मरकज़ से सूबे और फिर सूबे से नीचे तक नहीं गई। तो ये जो बातें थी, इसी तरह नैब का जो बात थी, एक तरफ मियाँ साहब नैब के हवाले से अदालतों के फैसले का एहतराम कर रहे हैं, उनको हिस्टोरिक बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खुद भी उन्हीं अदालतों के ज़रिए जो है वो नाअहल हुए हैं, तो उसको वो दूसरे अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आई।
मुबश्शिर साहब, यही बात हो रही थी, अभी मज़हर साहब भी कर रहे थे, शहजाद साहब भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ गैर हतमी रिपोर्ट सामने आ गई हैं कि अक्टूबर में प्रोटेस्ट होंगे, एहतजाज होगा, जनवरी में शायद एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बने और एक लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करे, तो आपने देखा सर माजी में जो सेनेट में हुआ, हासिल बेजेंजो साहब की जो मोशन हुई, ये फैटफ की कानून साजी में भी अपोजिशन नाकाम हुई। इस बार क्या मोमेंटम आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इसको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि अपोजिशन को जितना इस्तेमाल करना था या जो कानून साजी करनी थी वो हो गया, और अब गालिबन ये तय पाया है, ये मेरा अंदाज़ा है कि अपोजिशन को थोड़ा रूम दिया जाए कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि जो उनसे एक्सपेक्टेड था, जैसे फैटफ की कानून साजी हो गई या सेनेट के इलेक्शन हो गए या बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो गई, उस पर उन्होंने ताउन कर दिया। 2 साल गुजर गए, इस हुकूमत ने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल में एक छूट ज़रूर दी गई है। जो पावर्स दैट भी हैं, जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट के नाम से भी जानते हैं, कि जनाब ठीक है, अब आप कम से कम शोर मचाने में थोड़े आज़ाद हैं। मगर जिस तरह की आज तकारीर हुई हैं शुरू में, खसूसन नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, उससे ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा पैगाम जो है अपने वोटर्स को देने की कोशिश की गई है, मुस्लिम लीग नून वालों को, कि जनाब नहीं, हमारा बयानिया अभी वही है और हम अभी भी मैदान में हैं, और जब भी जो है ऐसा कोई वो होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मियाँ साहब वापस आएंगे। हालांकि मियाँ साहब ने वापस नहीं आना, मगर देखिए तो इस बच्चे को मालूम है इस मुल्क में कि हुकूमत कौन चला रहा है, इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन करता है। अब तो मेरे ख्याल में ये तो अगर आप 5वीं जमात के बच्चे से पूछ लें तो वो हम तज्जियाकारों से आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देगा कि इस तरह की सियासत के पीछे कौन है। हर किसी को पता है एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, हर किसी को पता है कि फौज जो है पीछे से चीज़ों को देखती है, हर किसी को पता है कि सेनेट के अभी जो फैटफ के कानून साजी के बाद तमाम जमातें अपने वफ्द लेकर के बड़े घर हाजिरी पर गए, बड़ा खाना भी इंजॉय किया उन्होंने, और वहाँ पर जो है दाद भी वसूल की। जनाब आपने जो अपने वोटर्स को उल्लू बनाया वो आपके बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, कौमी मफाद में था फैटफ, और जाहिर है था भी कि फैटफ का जो कानून साजी है वो वरना हम लोग ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो मेरे ख्याल में दिस इज द पॉइंट कि अपोजिशन को उस जी हजूरी कह लें आप एस्टैब्लिशमेंट की, या ज़्यादा आवाज़ ना उठाना, या क्रूशल मोमेंट्स पर अपने वोटर्स को दगा दे जाना, उस सब का अब इनाम ये मिला है कि आप कुछ अरसे तक आप शोर मचा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी अक्टूबर से जब ये राब्ता मुहिम शुरू करेंगे या सो कॉल्ड अपनी तहरीक शुरू करेंगे, वो कहाँ तक जाएगी, क्या उसका कोई एंड है, इस्तीफे ये दे नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर खुद जिस तरह से ब्लंडर्स कर रही है, खुद अगर गिरने की कोशिश की तो गिर जाएगी, वरना अपोजिशन फिलहाल इस हुकूमत को गिराने के मूड में नहीं है। जैसे कि आपके तकरीरों से पता लग गया कि सब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के तो हम खिलाफ हैं ही नहीं, हम तो उनके खिलाफ हैं जो इमरान खान को लेकर के आए हैं। तो इसका ये मतलब है कि सीधा सीधा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये बात वाजे की है कि जनाब ये जो भी अलायंस बन रहा है, तो वो एक पंजाबी का बड़ा मशहूर गाना है, आपने भी सुना होगा, साढ़े वल तक सजना। तो वो मेरे ख्याल में अपोजिशन ने भी कोशिश की है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से रियायत हासिल कर ली जाए, ताकि वो अपने वोटर्स को फेस सेविंग दे सकें कि जनाब हाँ हम एहतजाज कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बढ़ी है। ठीक, मुबश्शिर साहब, यही जो आपने भी बात की, मैं अगर शहजाद चौधरी साहब के नज़र करूं, शहजाद साहब अभी मज़हर साहब ने भी इस बात को ज़रा टच किया था, मौलाना फजल रहमान साहब साइड लाइन्स पर खैर रिकॉर्ड हो गए ये कहते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो बका है उसका सबब आप ही लोग हैं, आपने हमारा साथ नहीं दिया, आप इधर उधर देखना शुरू हो गए, किसी और की ज़ुबान बोलना शुरू हो गए। आप किस तरह देखते हैं शहजाद साहब इस तमाम इस डायनामिक को, क्या इसमें हकीकत है? देखिए, हम जो तज्जिया करते हैं हम लोग,
आई थिंक वी हैव अ फेयरली गुड ग्रिप। हालांकि 5वीं जमात के बच्चे जिस तरह मुबशर कह रहे थे वो भी आजकल तजिया करते हैं, तो हम तो थोड़े बड़े हो गए उम्र में उनसे। अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से आगे चल जाइए, सेनेट के चेयरमैन का मामला हुआ, तो सेनेट के चेयरमैन के अंदर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर अब जिस तरीके से ये दोनों चीज़ें की गई और कहीं गई और नवाज शरीफ साहब से कहीं गई और नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस, तो वो किसको ही सुना रहे थे? कौन लोग थे जो कि फोर फ्रंट में थे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को गिराने में, और ये अभी जो गवर्नमेंट बैठी है बैप को लाने में? नाम लेने की ज़रूरत है या नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, जाहिर है कि ऐसे मौके पे वो उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन इस किस्म की बात होती है। चेयरमैन सेनेट का मामला आता है तो कुछ वोट जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, और उसके अंदर भी वो किसको सुनाना चाह रहे थे वही बैठे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ। और तीसरा आपका सवाल ये था कि ये आगे कहाँ चलेगा, किस तरफ को जाएगा। इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है? अक्टूबर के माह के अंदर बेशक मौसम बेहतर हो जाता है और बाहर निकल के थोड़ा, लेकिन देखिए धूप होती है। और सबसे आसान है जहाँ जहाँ बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पर इस्तीफे दें, ख़त्म करें मामले को। अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, गवर्नर को एडवाइस करें जी इसको डिसमिस करें असेंबली को, उसके बाद बोलें कि ये नेशनल असेंबली से सब लोग इस्तीफा देते हैं। क्या हो गया? क्या वाई गो थ्रू दिस रिगमारोल? ज़रूरत ही नहीं है, इतना आसान काम है। आप फोर्स करेंगे मिड टर्म इलेक्शन ही तो मसला है ना। आप फिर उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट लेके आइए जो कि एस्टैब्लिशमेंट को भी परे कर जाए, इमरान खान को भी खा जाए, और सिर्फ आपका तूती बोलता रहे। यहाँ पे एक शेर बड़ा बहुत ही कलीदी, मैं समझता हूँ कि आज की 4 तकरीरों में जो कि नशर हुई, जो मैंने सुनी कम अज़ कम, उसका हासिल वो था जो कि शहबाज शरीफ ने एंड में पढ़ा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि वो मैंने निकाल कर रखा हुआ था। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करे, और फिर फूंक डाले ये ज़मीनों आसमान मस्तार, और खाकस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। अब ये कहते हुए वो लेफ्ट को देख रहे थे, उनके लेफ्ट पे बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे थे। मुझे नहीं मालूम कि वो किसको सुना रहे थे, लेकिन इस शेर में तकरीबन जितनी भी आप बहस करना चाह रहे हैं वो सब की सब इसमें समोदी गई है। मेरा ख्याल है ही स्कोर्ड अ छक्का ऑन दैट स्टेटमेंट। उनके भाई की भी शायद कोई वहीं पे तस्वीर आ रही होगी लेफ्ट साइड पे, जिनको शायद उनको देख रहे थे या बिलावल भुट्टो को देख रहे थे, मुझे नहीं मालूम। चलें जनाब, इसी पर वक्फा लें। वक्फे के बाद जो अभी शहजाद साहब ने कुछ बातें की हैं उनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी आज के एलामिये के मुताबिक जनवरी में एक हिज़्ब इख्तिलाफ की मुहिम देखने को मिलेगी और लॉन्ग मार्च हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगी। मज़हर अब्बास साहब, अभी जो हमने बात की और शहजाद साहब ने की कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो मफादात हैं वो शायद कुछ मुख्तलिफ हों, मियाँ साहब के कुछ मुख्तलिफ हों। सर, आपकी गहरी नज़र रहती है सिंध के अमूर पर। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर साथ में पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ एक बहुत ही मुख्तसर किस्म की वेरी थिन मेजॉरिटी से सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कामयाब हुई। फिर तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब बुरी तरह नाकाम हुए खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, और शायद उसी वजह से जो उनके डिमांड्स हैं वो ज़्यादा जरहाना हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हैं। उनका इस वाले निज़ाम में सबसे कम स्टेक है पीपल्स पार्टी के निस्बत, इवन सर कंपेयर टू PMLN। तो जब आपके इंटरेस्ट इस तरह डाइवर्ज कर रहे हों, क्या इस तरह की जो मुहिम है वो यकजहत रह सकेगी? किस तरह देखते हैं जनाब? आप कश्तियाँ बचाकर तहरीक नहीं चलाते, आप कश्तियाँ जला के तहरीक चलाते हैं। और ये कश्तियाँ बचाने वाली वो है कि आप आज सितंबर है, आप जनवरी में तहरीक चलाने की बात कह रहे हैं, मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। इसका मतलब ये है कि आप सेनेट के इलेक्शंस के वक्त तक आप इस्तीफे देने की कोई बात नहीं होगी। इसी तरह के एहतजाज होंगे, और हम तो यही सुन रहे हैं कि एलामिया के मुताबिक आप ये प्रोटेस्ट करेंगे और ये डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। जो बात है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, क्या आपको लगता है कि इस तकरीर के बाद जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जब इस शो पे या किसी और शो पे मेहमान आते हैं उनसे वही सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या आपके अपने यहाँ कन्फ्यूजन तो नहीं है आपकी क़ियादत के विदेन कि किसको करना चाहिए? क्या शहबाज शरीफ साहब को सामने आना चाहिए? मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मुख्तलिफ है आज वो जो
फ़र्क है वो शायद ज़्यादा वाज़े हो गया, ज़्यादा नुमायाँ हो गया। लेकिन क्या जो आज की APC में उनकी तकरीर थी, इससे ये इस्टेब्लिश हो गया कि नवाज ली की पॉलिसी क्या होगी, या जिस तरह अभी शिबली फराज साहब ने कहा कि जी जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बाहर हो जाते हैं तो जमहूरियत एक बार फिर ख़तरे में आ जाती है। इज़ PMLN मोर कोहेरेंट नाउ एज अ रिज़ल्ट? देखिए, ये तो एक हकीकत है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे यहाँ फ़ौज का असर रसूख हर सियासत के अंदर हमेशा से और बड़े अरसे से है और रहा है, और हुकूमतें उन्हीं के सपोर्ट के साथ या उनकी नॉड के साथ या जिस तरीके से भी आई हैं, तकरीबन हर हुकूमत के अंदर ही उसका कोई ना कोई काम था, असर रसूख था उनको लाने में, भले वो मेजॉरिटी वैसे भी ले लेती। तो ये तो एक इस्टेब्लिश चीज़ है, तो इसके ऊपर तो कोई भी जब बात करेगा अपोजिशन में से करेगा, और ज़ाहिर है अपोजिशन में करेगा क्योंकि स्टेक्स उसके नहीं होते तो ये बात कर सकता है। लेकिन जो ही आता है तो ज़ाहिर, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि किस हुकूमत, कौन सी फ़ौज ने रोका है मुराद अली शाह को थर के अंदर या सिंध के अंदर परफॉर्म करने से? कौन सी फ़ौज ने रोका है इनको कि आप पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत तब्दील नहीं कर सकते, यानी जो वहाँ पे PTI की हुकूमत है उसको आप नीचे नहीं कर सकते? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर, हाँ एक चीज़ है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखे हुए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट आपको ये कह रही है कि देखिए हमारे इर्द गिर्द के हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर एक इंटरनल टर्मोइल नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि आप टर्मोइल से बचाए रखें क्योंकि ये रियासत का और हमारी हुकूमत का और हमारे मुल्क का मामला है, तो इसलिए इसको बचा के रखें और हम जहाँ जहाँ छूट हो सकेगी हम देते रहेंगे आपको। तो अगर ये इस किस्म की बात हो रही है तो फिर PMLN का जो मक्ता नज़र है वो तो टोटली डिफरेंट है। उनके तो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म उनके गोल्स हैं, उनको तो अपने मुकदमों से कोई थोड़ी सी रिलीफ चाहिए वगैरह वगैरह, उनके तो सब लोगों पे मुकदमे खुले हुए। पीपल्स पार्टी का क्या काम है? पीपल्स पार्टी का काम है कि सिंध की हुकूमत रहे, जाहिर है कि एक उनकी जिम्मेदारी भी है, खबरों में भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब का बेस भी है, लेकिन साथ ही साथ इस किस्म की एक मूवमेंट चला के पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और शायद बलूचिस्तान में भी किसी हद तक अपनी जगह दोबारा बनाई जाए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिगी बैक करना। वो पिगी बैक करना चाहते हैं PMLN के ऊपर कि आपकी तो बहुत ताकत है, हम आपके साथ मिलकर ये चलाएंगे तो लोग हमारी भी पहचान शुरू कर देंगे। बिलावल तकरीरें पहले ही बहुत अच्छे कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, मरियम यहाँ ज़्यादा बोल नहीं पाती, शहबाज शरीफ साहब डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं, तो ये जो खुला मैदान है ये सिर्फ बिलावल भुट्टो को मिलता है। तीसरी बात, मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि अभी भी इसी सियासत में उलझे हुए हैं। यानी आज वक्त था नवाज शरीफ साहब का, आसिफ जरदारी साहब ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, ही प्रैक्टिकली एंड लिटरली हैंडेड ओवर द बीकन टू हिज सन। उन्होंने कहा कि लो जी बिलावल भुट्टो, वो 2-3 मिनट बोले, उसके बाद बोल के वो एज एन ओल्ड मैन, एज अ मेंटोर, एज अ वॉट एवर, वो पीछे पेट्रन पीछे हो गए, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी नपी तुली तकरीर की एज अ, और नजर आए लीडर के रोल के अंदर। ये काम आज नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के लिए नहीं किया, और इस वजह से यही कमजोरी नवाज शरीफ के अंदर आपको नजर आएगी कि ये जब भी, यानी इनके अपने दिल का जो इनके अंदर है वो चीज़ रुकते नहीं रुकती, ये बाहर आती रहती है। इस वजह से आज जबकि ट्रांजिट करना था, आज जबकि हैंड ओवर करना था अपनी पार्टी को, आज इससे बेहतर क्या मौका था, मरियम को सेंट्रलिटी देते। तो फिर मैं इन दोनों की बातों से महसूस करता कि इनको किस किस्म की सियासत का, मुस्तकबिल की सियासत का इनके दिमाग में विजन है, ये हमारे मुल्क को किन लाइनों पे लेके चलेंगे। आप मुझसे 70 से लेके बल्कि 70 से लेके आज तक की सियासत, 90 की सियासत तक हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं। हमारी सियासत आगे को होनी चाहिए, जो गुजर गया, जो हमने मार खाई खा ली, अब मुस्तकबिल क्या है ये इन दोनों को मौका नहीं दिया जा रहा अपने। मुस्तकबिल क्या है मज़हर साहब? वैसे तो शहजाद साहब की बात से कभी इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। डेविल्स एडवोकेट सर, क्या इस चीज़ में कोई यूटिलिटी होगी कि वही मौरूसी सियासत वाले जो बयानिए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पासेस द टॉर्च टू मरियम, जो कि जरदारी साहब पहले से ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कर चुके हैं? एक तो ये सवाल सर, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल को आप किस तरह तसव्वुर कर रहे हैं? अभी अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब बैरिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा मजमून इस मौजू पे लिखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनकी जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता जा रही है। सिंध में उनके पास फिर भी एक तरह का ब्रीदिंग स्पेस है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं मज़हर साहब? देखिए, बिलावल की जो सबसे डिसएडवांटेज है वो ये कि बिलावल को जो पार्टी मिली वो बड़ी डेंट लगी हुई पार्टी मिली।
और जब बेनज़ीर को जो पार्टी मिली थी उसमें बड़ा हार्डकोर एलिमेंट शामिल था। उसके अंदर आइडियोलॉग भी थे, उसके अंदर इमोशनल वर्कर्स भी थे, उसके अंदर आइडियोलॉजिकल वर्कर्स भी थे, उसके अंदर वो लोग भी थे जो अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लेते थे, जिए भुट्टो कहते हुए फांसी चढ़ जाते थे, कोड़े खाते हुए जो है वो नारा लगाते थे। वो पार्टी बेनज़ीर को मिली और उस पार्टी को बेनज़ीर ने लिखा। लेकिन बेनज़ीर के बाद जो पार्टी हुई और वो डायरेक्टली ज़ाहिर है जरदारी साहब के कंट्रोल में गई और फिर उस पार्टी को फौरन इलेक्शन वो बेनज़ीर की शहादत की वजह से उस पार्टी को मेजॉरिटी मिली, उस पार्टी ने हुकूमत बनाई। वो जो 5 साल का स्पेस है उसमें बिलावल भुट्टो को वो बहुत मेच्योर्ड, बहुत जिस तरह उन्होंने लॉन्च किया कि वो एक मरतबा वो बिलावल को लॉन्च करते थे, फिर विड्रॉ कर लेते थे, एक मरतबा बिलावल एक इमोशनल तकरीर करते थे, दूसरी मरतबा आसिफ जरदारी जाके कहते थे कि बिलावल अभी मेच्योर्ड नहीं हुआ। तो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हुई। और फिर 2008 के इलेक्शन के बाद 2013 के बाद तो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर रह गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कोशिश भी नहीं की पंजाब में दोबारा इन रोड्स करने की। मुझे नहीं नज़र आता कि कहीं जाके जलसे किए हों, कहीं जाके जुलूस निकाले हों, कहीं जाके पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हो अपनी तंजीम को बेहतर करने की। ना मुझे पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव नज़र आती है, ना पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव नज़र आती है। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से मुख्तलिफ रही है। तो रह सह के जो है वो कन्फाइंड हो गए रूलर सिंध तक और ये जो उससे अभी तक वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और जब तक पीपल्स पार्टी उससे बाहर नहीं आ पाएगी तो पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस बहुत लिमिटेड रहेगा। पीपल्स पार्टी के लिए डायलेमा यही रहेगा कि वो फिर सिंध के हद तक जो है वो महदूद हो जाएंगे, जो कि लिए मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे वो जितनी अच्छी तकारीर कर लें, चाहे वो जितनी अच्छी जो है वो चीज़ों को मैनेज कर लें, लेकिन जब तक वोटर का और लोगों का अपने सपोर्टर्स को वो वापस नहीं लाएंगे, और वो ज़ाहिर एक क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है, वो ज़ाहिर एक एक्सेस बैगेज है। उसके मुकाबले में अगर नून लीग, देखिए नवाज शरीफ आज मरियम नवाज को नहीं कह सकते थे क्योंकि उधर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और यही सबसे, क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग का फेस है। चाहे मरियम नवाज के पास क्राउड पुलर हो मरियम नवाज, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी सूरत में इस वक्त नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सामने मरियम नवाज के लिए वो बात नहीं कर सकते थे जो आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के लिए कर सकते थे, और उन्होंने की। तो ये, हालांकि आसिफ जरदारी साहब को भी ये मशवरा दिया गया था कि आप जो है वो साइड हो जाएं, आप छोड़ दें, आप किनारा कश हो जाएं, लेकिन बहरहाल वो मौजूद हैं। तो इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस APC के नतीजे में अगर ये मोमेंटम बनाने में ये APC नाकाम रहती है, जो कि बादी नज़र में नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। और अब मेरा ख्याल है इमरान खान की गवर्नमेंट ज़्यादा एग्रेसिवली आएगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस होने हैं और सेनेट के इलेक्शंस में अगर उनकी मेजॉरिटी, जो कि लग रहा है, और इसमें यह भी इम्कान है कि पंजाब में ख़ास तौर पर डिफेक्शन भी हो सकती है सेनेट के इलेक्शन में, कम से कम वोट की हद तक। तो अगर सेनेट के इलेक्शन उसमें PTI की मेजॉरिटी आ गई, जो कि इम्कान लग रहा है, तो उसके बाद तो इमरान खान बहुत स्ट्रांगली और एग्रेसिवली आएंगे। उसका जवाब अपोजिशन अगर जनवरी में तलाश कर रही है कि हमने जनवरी में तहरीक चलानी है, तो फिर तो अपोजिशन फारिग है। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, इसी को कंटिन्यू करते हुए आपने ज़रा बात की कि जी अगर आप चाहते हैं तो अभी भी इस्तीफ़े दे दें और इंतखाबात करवा लें। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपने सुनी सर, ये जो एक कोर नैरेटिव है कि जब आप इस तरह दखल देते हैं तो उस वजह से जो जमहूरियत है वो डेवलप नहीं कर सकती, प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अगले इंतखाबात इस तरह के इंटरफेरेंस से पाक हों। आपके करीब जनाब, ये अगर एक तसलसल है और नवाज ली का कहना है तसलसल है, तो इसका हल क्या है? जो बात की जा रही है ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशंस की या पुराने कमीशंस के डायरेक्टिव्स पर अमल दरामद करने की, क्या दूसरी जानिब जो PTI के चाहने वाले हैं वो जो ये बात करते हैं कि जी 1972 और 1990 के बाद
पहली बार एक ऐसा मोमेंट आया पाकिस्तान की तारीख में कि ये दोनों कुव्वतें एक ही सफ़े पे हैं, और ये अच्छा है पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए। विच साइड आर यू ऑन शहजाद साहब? व्हाट डू यू थिंक हैज़ मोर परसुएसिव वैल्यू? नहीं, परसुएसिव वैल्यू तो एक ही है कि आइन है, परसुएसिव वैल्यू है, और हमारी सियासी हुकूमतों का अच्छा काम करना, अच्छी गवर्नेंस देना, पॉलिसी फार्मुलेशन के अंदर, यही हमारा सही हो सकता है। ये कहाँ का तरीका है कि हमारी इदारे जो हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारी अफवाज हो या कोई और इदारे हों, जो कि हुकूमत साजी के अंदर, हुकूमत कारी के अंदर, हुकूमत के काम के अंदर मदाखलत करेंगे, तो तरीका होना ही नहीं चाहिए। ये होता कहाँ है? वहाँ पे होता है जहाँ पर कमियाँ रह जाती हैं। जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर कोई ना कोई गैप फिलर आ जाएगा, अपना इन्फ्लुएंस लेके पहुँच जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को हेल्प आउट कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली सबका काम क्या है? मुल्क है, रियासत है, अपने आवाम है, इनकी भलाई है, यही कोशिश करनी है। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये इशराफिया अपने तौर पे अपने मामलात को पॉलिसी लेवल के ऊपर अपने आप को सपोर्ट करती है, लेकिन इस हुकूमत की, इस नेशन स्टेट की कुछ जोग्राफियाई सरहदें हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी बसते हैं, उनका भी ध्यान करना हमारे उतना ही लाजमी बात है। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया आज उन्होंने जिसका इआदा किया, दोबारा से रीट्रेट किया, मेरा ख्याल है कि ये एक मिसगाइडेड बयानिया है। मिसगाइडेड बयानिया। पहली बात इसलिए कि आप अपने मुल्क की फौज के खिलाफ कन्फ्रंटेशन नहीं करते। आप उनको ये बता सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ एक तारीख ऐसी है जिसमें कि आपने अपनी फौज को ये याद दिलाना है, लेकिन ये काम हम जैसों पे छोड़ दीजिए। आप एज ए पोलिटिकल लीडर ऑफ अ मेन पार्टी, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, आप अपनी सियासत किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं? फाउंडेशन क्या है, बुनियाद क्या है कि मैंने अपनी फौज के साथ माथा टेक लिया? किस लिए? ये पॉपुलैरिटी तो हो सकती है, किस फ्रिंज में पॉपुलैरिटी है? सिविल सोसाइटी के एक छोटे से टॉप क्रस्ट के अंदर पॉपुलैरिटी है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि मरियम की जिन लोगों से मेल जोल है, जिनके साथ वो मिलती जुलती हैं, वो इस किस्म के लोग हैं, वो जो कि ये बयानियाँ लेके उनको प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा तरीका होना चाहिए। उसमें उनके कुछ पॉलिटिकल साथी भी हैं, कोई लीडरशिप भी है, वगैरह वगैरह, वी नो द नेम्स। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ उन लीडरों की वजह से नहीं, इन लीडर्स को अपने तौर पे सोचना चाहिए। मुल्क अपना, फौज अपनी, कौम अपनी, इन सबको लेके आगे चलना है, और हम आज तक वो नहीं कर सके जो कि हमें करना है। इसलिए सियासत बदलने की ज़रूरत है। इन लोगों के बारे में सोचें, इन जोग्राफियाई सरहदों के बारे में सोचें, इस कौम के बारे में सोचें जो कि पीछे रह गई है, जिसको आपने बीच में इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया कि उनको हम जैसे लोग इंसान नज़र नहीं आते, और हमें बदकिस्मती से उन जैसे लोग इंसान नज़र नहीं आते। तो फेलियर तो यहाँ पे है, इस फेलियर को कोई एड्रेस नहीं करता। हमें ये सब सिखाते हैं। वो फौज, यही फौज 1970 से लेकर 77 तक, बल्कि 72 से लेकर 77 तक, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नीचे, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर था और एक रेवोल्यूशनरी टाइप के पॉलिटिकल लीडर था, चुप करके बैरकों में बैठी रही, डिडंट मूव एन इंच, कुड नॉट मूव एन इंच। वो जो कहता था वो करना पड़ता था। तो जब आपके अंदर जान हो, आपके पैकर खाकी में कुछ जान हो, तो आप फिर सब कुछ कर डालते हैं और कर गुजरते हैं, फिर आपको कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करता। मेरा अपना ख्याल है मियाँ साहब थोड़ा सा अपना जो पर्सपेक्टिव है और जो एम्फसिस है वो गलत साइड पर डाल गए, और मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी को भी चाहिए कि मुख्तलिफ तौर पे अपनी मुस्तकबिल की सियासत को सोचें। बिल्कुल ठीक, इसी पे ही इजाज़त लेते हैं। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।